हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइट फॉर सिविल सर्विसेज में। हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं संविधान की, तो उस अगली क्लास में हम आज अगली क्लास लेकर आए हैं। इससे पहले हमने रेगुलेटिंग एक्ट और 1726 के अधिनियम के बारे में पढ़ा था, जो चार्टर एक्ट था। उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं और कैसे 1773 का अधिनियम आया है, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। उसके बाद आपका एक्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट। ये पिट्स इंडिया एक्ट है, ये 1784 में लाया गया। देखिए इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे पिट्स इंडिया एक्ट में। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या प्रावधान किए गए 1784 में आया। देखिए जो रेगुलेटिंग एक्ट में कमियां रह गई थी, उनको पूरा करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। कमियां क्या रह गई थी? जैसे रेगुलेटिंग का मतलब होता है रेगुलेट करने के लिए, एक केंद्रीय प्रशासन व्यवस्थित करने के लिए बंगाल में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। कंपनी में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, इसलिए उनको नियंत्रित करने के लिए अधिकारियों की जो जो अधिकारी जो कार्य करते थे उन पर निगरानी रखने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ सुधार करने के लिए फिर से पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। और आपके सामने पिट्स इंडिया एक्ट में देखिए क्या क्या शर्तें रखी गई थी। इसमें पहली शर्त थी, ब्रिटिश संसद ने कंपनी के ऊपर अपने नियंत्रण को बढ़ाने के उद्देश्य से 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया। कहाँ से आया? ब्रिटिश संसद से। तो ये क्या है? एक्ट है ये, ठीक है। तो एक्ट इसलिए है क्योंकि संसद ने पास किया है। अगर ये चार्टर होता तो इसका मतलब क्या होता कि ये आदेश है किसका? ब्रिटेन के राजा का या ब्रिटेन की रानी का। तो किसके उद्देश्य, किसके लिए? नियंत्रण को बढ़ाने के उद्देश्य से। तो नियंत्रण को कैसे बढ़ाया गया? देखिए एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। कौन कौन से कार्य? व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्य। देखिए कैसे अलग किया। कंपनी के व्यापारिक कार्यों का प्रबंध कंपनी के डायरेक्टर्स के हाथों में चला गया। अर्थात ये काम कौन करेंगे? ये डायरेक्टर करेंगे, ये डायरेक्टर्स करेंगे। और इसे कौन करेगा? इसे करेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसके लिए क्या बना दिया? एक नई संस्था या एक बोर्ड बना दिया गया जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। वो क्या करेगा? कंपनी के राजनीतिक कार्यों पर निगरानी रखेगा। अर्थात कंपनी कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप करती है कहीं, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के साथ ही उसको आगे करेगी, ठीक है। जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करता था। तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा? इंग्लैंड का सम्राट। इंग्लैंड के सम्राट के द्वारा, इंग्लैंड के सम्राट के द्वारा नियुक्ति, इंग्लैंड के सम्राट के द्वारा नियुक्ति। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की नियुक्ति कौन करेगा? इंग्लैंड का सम्राट। और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है? ये कंपनी के डायरेक्टर्स हैं। तो इससे क्या हुआ? कंपनी के डायरेक्टरों का जो अधिकार था वो थोड़ा सीमित हो गया, और तो थोड़ा सा अधिकार कहाँ चला गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के साथ। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के साथ में, अच्छा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लिख दिया ना, ये है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो देखिए इस प्रकार से भागीदारी उपनिवेश, इस प्रकार से जो उपनिवेश हैं, भारतीय उपनिवेश के दो शासक हो गए। कौन कौन से दो शासक? एक तो डायरेक्टर्स और एक कौन? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से इंग्लैंड। अर्थात कंपनी के अधिकारी और डायरेक्ट इंग्लैंड का राजा, दो दो शासक हो गए, ठीक है। पहला क्या है? कंपनी का निदेशक बोर्ड, क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और दूसरा क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। दूसरा क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये भी एक प्रकार का क्या है? ये दोहरा शासन है जो 1784 में शुरू हुआ पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। इससे पहले शासन का कौन सा दोहरा? बंगाल में दोहरा शासन था, ठीक है। तो वो कब समाप्त हुआ? जो रेगुलेटिंग एक्ट आया। और वो कब शुरू हुआ था? आपके प्लासी और बक्सर के युद्धों के पश्चात, ठीक है। तो 1764 से 1773 तक चला था वो। अब इसको समझिए, ये इतना आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे चलते हैं, इसमें और क्या इसमें चीज़ें ऐड की गई थी। इसमें और चीज़ें क्या ऐड की गई? देखिए इसके परिणाम स्वरूप कंपनी के निदेशकों की शक्ति घट गई। बिल्कुल वही बात जो अभी मैं बता रहा था कि जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास राजनीतिक शक्तियां चली गई, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उनकी शक्तियां क्या हो गई? घट गई। तो कंपनी के ऊपर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण बढ़ गया। क्यों भाई? जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है भाई, ये है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल है। तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहाँ से आते हैं? सम्राट के द्वारा। तो कंपनी में किसका हस्तक्षेप बढ़ गया? ब्रिटिश संसद का। कैसे? क्योंकि वो डायरेक्ट अब
मतलब डायरेक्ट तो नहीं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से अब क्या ब्रिटिश संसद या ब्रिटेन का राजा शासन करता है। ठीक है, आगे चलकर ब्रिटिश संसद के द्वारा 1793 के चार्टर में क्या हुआ, कंपनी के व्यापार करने की अवधि को 20 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया। इसके बाद 1784 के बाद में एक 1793 में 1793 में एक एक्ट आया, उसमें क्या किया गया, कंपनी के व्यापार करने की शक्ति या उनका उसका अधिकार जो है भारत में 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। देखिए, कंपनी को ये असीमित अधिकार नहीं था कि भारत में कभी तक भी व्यापार करेगी। ये एक एक्ट के माध्यम से या परिपत्र या पत्र के माध्यम से, आदेश के माध्यम से ये उसको अधिकार दिए जाते थे। तो 93 में इसे 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, 93 से बाद में फिर इसे 13 में 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, 33 में, और 33 से फिर 53 में 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। तो 1853 के बाद फिर ये बढ़ाया नहीं गया था, ध्यान रखना, क्योंकि 1853 के बाद जब 1857 की क्रांति आती है तो डायरेक्ट सत्ता किसके हाथ में चली जाती है, ब्रिटेन के राजा के हाथ में। हालांकि ये घटना बाद की है, उससे पहले ही उन्होंने अपने नियंत्रण को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया था कि अब कभी भी ब्रिटिश संसद व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर सकती थी। वो तो पहले ही कर देती है 1833 में, लेकिन 53 में आते आते जो राजनीतिक शक्तियाँ हैं पूरी तरीके से एकाधिकार किसका बनने जा रहा था, कंपनी के स्थान पर ब्रिटिश संसद का, ब्रिटेन का। ठीक है, देखिए आगे अब क्या होता है। 1813 का चार्टर आता है, फिर से ये भी चार्टर है। चार्टर मैंने क्या बताया, आदेश है ब्रिटेन के राजा का। तो 1813 में चार्टर आया। इस चार्टर में क्या हुआ, देखो मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि 1600 ईस्वी में जब कंपनी बनी, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में 1600 ईस्वी के चार्टर के माध्यम से, 1600 ईस्वी का जो चार्टर था उसके माध्यम से कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार दिया गया, कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार मिला, कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार मिला। इसका मतलब यह है कंपनी का एकाधिकार है किसमें, व्यापार में, अर्थात वो पूर्वी राज्यों के साथ में, पूर्वी राज्य का मतलब है पूर्वी एशिया के साथ में, अर्थात यूरोप क्या है, पश्चिम है, और एशिया क्या है, पूरब है। तो पश्चिम वालों ने यानी कि ब्रिटेन के राजा ने इस कंपनी को यह अधिकार दिया कि पूर्व के साथ आपको व्यापार करने का एकाधिकार है। एकाधिकार का मतलब ब्रिटेन की जनता और कोई कंपनी के माध्यम से तो व्यापार कर सकती है, नहीं तो और कोई साधन नहीं है। तो ब्रिटेन में इस बात की मांग उठने लगी कि इस व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त क्यों नहीं किया जाता। जब आप एक तरफ तो ये कहते हैं कि मुक्त व्यापार, मुक्त व्यापार, तो फिर कैसा मुक्त व्यापार जब आपने एक अधिकार दे रखा है। तो ब्रिटेन में और धीरे धीरे यूरोप में भी इस बात की मांग उठ रही थी कि मुक्त व्यापार को लागू किया जाए। तो 1813 में मुक्त व्यापार ही लागू किया गया और इस चार्टर में कंपनी का भारत के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, अर्थात कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है वो समाप्त होता है। अब ब्रिटेन की कोई भी जनता भारत और एशिया के या पूर्व के साथ व्यापार कर सकती है। अब किसी कंपनी के मातहत होने की जरूरत नहीं है, सभी ब्रिटिश निवासियों को भारत से व्यापार करने की छूट दे दी गई। इसे कहते हैं व्यापारिक एकाधिकार का समाप्त होना। अब देखिए इस चार्टर में एक बात यह जोड़ दी गई कि कोलकाता, मुंबई और मद्रास की सरकार के द्वारा बनाई गई विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है। अर्थात जो कोलकाता, मुंबई और मद्रास ये तीनों प्रेसिडेंसी नगर थे, तो इन तीनों प्रेसिडेंसी नगर की जो सरकारें हैं अगर ये कोई विधि बनाती हैं तो उसे पहले ब्रिटिश संसद से अनुमोदन लेना होगा, तब वो पारित मानी जाएगी। इसका मतलब क्या है कि ब्रिटिश संसद धीरे धीरे अपना नियंत्रण बढ़ा रही है किस पे, कंपनी पे। तो देखिए 1813 में जब इन्होंने ये बात जोड़ दी इसमें कि कानून के लिए अगर कोई नियम बनाते हो तो ब्रिटिश संसद का अनुमोदन लेना होगा, इसका मतलब क्या है कि अब ब्रिटिश संसद धीरे धीरे अपना नियंत्रण किस पर बढ़ा रही है, कंपनी पर। अब ये भारत की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगे। अब देखिए क्या होता है, 1833 का चार्टर अधिनियम आता है। 1813 के बाद में 1833 का चार्टर अधिनियम आता है। चार्टर का मतलब है ये आदेश है और संसद ने पास किया है, ठीक है। अब देखिए 1793 में 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, फिर इसे 1813 में 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, फिर इसे 1813 में 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो 1813 में 20 वर्ष के लिए बढ़ाया तो कब क्या आ गया है, 1833 में।
1833 में फिर से 20 वर्ष के लिए बढ़ा देंगे इसके व्यापार करने के अधिकार को। अब ये एक अधिकार नहीं रहा, अब ये अधिकार हो गया। देखिए इसमें क्या बात कही गई, इस चार्टर अधिनियम को कोई ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत करने और देश में एक केंद्रीय शासन प्रणाली प्रारंभ करने के लिए बनाया गया था। किस लिए बनाया गया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करने और देश में कैसी एक केंद्रीय शासन प्रणाली प्रारंभ करने के लिए। हालांकि डायरेक्ट अभी अंत नहीं किया गया है, लेकिन ये अब क्या करने जा रहे हैं, अब जो बंगाल का शासक है यानी कि बंगाल का जो गवर्नर है, अब उसे पूरे भारत का गवर्नर बनाने जा रहे हैं। 1833 में इन्होंने यही किया था, अर्थात बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इस प्रकार देश के शासन का केंद्रीयकरण कर दिया गया। क्या कर दिया गया? केंद्रीयकरण, सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या कर दिया गया? सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीयकरण। तो शासन का केंद्रीयकरण कर दिया, अर्थात ब्रिटिश, देखिए धीरे धीरे ब्रिटिश नियंत्रण बढ़ रहा है। ये ऐसा नहीं था कि 1857 क्रांति के बाद में एकदम से सारा ब्रिटिश पर नियंत्रण चला गया, नहीं। ब्रिटेन की संसद धीरे धीरे पहले से ही नज़र बनाई हुई थी और एक सिस्टमैटिकल वे में आगे बढ़ रही थी। तो इसने क्या किया, गवर्नर जनरल की परिषद में एक और सदस्य बढ़ा दिया। कौन है वो? जिसे विधि सदस्य कहा गया। विधि सदस्य। ये विधि सदस्य क्या करता है? ये विधि सदस्य गवर्नर जनरल को कानूनी सलाह देता है, अर्थात विधिक सलाह देता है। ठीक है, देखिए गवर्नर जनरल को कंपनी के क्षेत्र में स्थित सभी व्यक्तियों, गवर्नर जनरल को कंपनी के क्षेत्र में, जब गवर्नर जनरल पूरे भारत का बना दिया तो पूरे भारत का मतलब है जितना भी कंपनी का भारत में जहाँ जहाँ क्षेत्र है वो कंपनी का क्षेत्र माना जाएगा। तो कंपनी के क्षेत्र में स्थित सभी व्यक्तियों के लिए, न्यायालयों के लिए, स्थान और सभी वस्तुएं जो कंपनी के अंतर्गत आती हैं के विषय में विधि बनाने की शक्ति दे दी गई। किसको? गवर्नर जनरल को और उसकी परिषद को। ठीक है, मद्रास और मुंबई की परिषदों की विधि बनाने की शक्ति को समाप्त कर दिया गया। क्यों भाई? जब पूरे देश का एक ही शासक बना दिया उन्होंने, तो फिर मद्रास और मुंबई को क्या विधि बनानी? अब तो कौन बनाएगा? बंगाल का शासक बनाएगा। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। आगे देखिए 1833 में कुछ और चीजें ऐड की गई और देखना 1833 के चार्टर में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। जो आपका 1813 का अधिकार था, देखिए 1813 के चार्टर में क्या किया था? कंपनी का एकाधिकार, कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया। लेकिन एक बात छोड़ दी गई थी इसमें कि चीन के साथ व्यापार, चीन और चाय का व्यापार अभी कंपनी ही करेगी। चीन का व्यापार और चाय का व्यापार अभी कंपनी करेगी। लेकिन 1833 के जो एक्ट आया उसमें इस व्यापार को के अधिकार को भी समाप्त कर दिया, अर्थात चाय और चीन के व्यापार को भी समाप्त करके 1833 का अधिनियम आया और उसमें ये बात कही गई कि चाय और चीन का पूर्णतः व्यापारिक एकाधिकार, पूर्णतः व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया। अर्थात कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था वो चाय का और चीन का वो भी छोड़ दिया गया और पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी की गतिविधियां अधिकतर किस तरफ ट्रांसफर हो रही हैं? राजनीतिक रूप से, अर्थात कंपनी अब केंद्रीय सत्ता में उभर कर आ रही है। वो धीरे धीरे भारत पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने जा रही है। ये देखो कैसे हो रहा है। ब्रिटेन की जनता भारत में व्यापार करेगी और ब्रिटेन की कंपनी भारत पे शासन करेगी। व्यापार को एकाधिकार बनाने के लिए पहले राजनीतिक रूप से उस पर नियंत्रण करना जरूरी होता है। तो पहले कंपनी ने आके व्यापार किया, फिर सेना और पुलिस रखने के अधिकार ले लिए। धीरे धीरे नवाबों से और आपका जो दिल्ली के जो सल्तनत है मुगलों की, उनसे धीरे धीरे उन्होंने एकाधिकार प्राप्त करते चले गए और अपने व्यापारिक एकाधिकार को बढ़ा दिया और धीरे धीरे पूरे कलकत्ता और क्षेत्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित हो गई। फिर क्या हुआ? मुक्त व्यापार की एक विचारधारा आई यूरोप में और ब्रिटेन भी उससे प्रभावित हुआ और ब्रिटेन ने 1813 का जो एक्ट है उसके आधार पर पूरे भारत के साथ और एशिया के साथ ब्रिटेन के प्रत्येक व्यक्ति को व्यापार करने का अधिकार दे दिया। और अब कंपनी को वे एक राजनीतिक सत्ता के रूप में स्थापित कर रहे हैं
और ब्रिटेन की जनता यहाँ पे व्यापार करेगी। काम दोनों व्यापारिक एक अधिकार के लिए ही किए जा रहे हैं, लेकिन अब इसका तरीका बदल गया है। ठीक है, तो इसे ऐसे समझिए कि भारत द्वारा अब इसमें आगे क्या किया गया कि पूर्णतः एक अधिकार समाप्त कर दिया। तो भारत सरकार द्वारा निर्मित विधियां भी ब्रिटिश संसद द्वारा निर्मित विधियों की भांति मान्य होंगी। भारत सरकार का मतलब क्या है, अर्थात जो 33वें गवर्नर जनरल पूरे भारत का बना, वो और उसकी परिषद जो नियम बनाएंगी उसकी शक्ति इतनी ही होगी जितनी ब्रिटेन की संसद की द्वारा बनाए गए एक्ट की शक्ति होती है। और इसकी धारा 87 के अंतर्गत ये बात कही गई कि किसी भी भारतीय को नौकरी में केवल धर्म के, जन्म के और वंश के और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा। अर्थात भारत के प्रत्येक व्यक्ति को, जो भारतीय हैं, उन्हें किसी भी सेवा के लिए उपयुक्त माना जाएगा और इस आधार पर उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा कि उनका धर्म क्या है, जन्म स्थान क्या है, वंश क्या है और वर्ण क्या है। देखिए इतना काम तो अंग्रेज भी करते थे। ठीक है, अब देखिए दास प्रथा समूल रूप से समाप्त कर दी गई। दास प्रथा कब समाप्त कर दी गई? पूरे समूल रूप से। देखिए 1833 का जो एक्ट आया था उसी के आधार पर, ये वैसे तो ये 34 में समाप्त की गई थी, 1834 में, लेकिन इसमें ये बात कही गई थी कि दास प्रथा को समाप्त किया जाए। लेकिन ये 1843 में जाके कहीं 1843 में जाके कहीं इलीगल हुई थी, गैर कानूनी कह सकते हैं इसे, गैर कानूनी घोषित किया गया था। ठीक है, अब देखिए दास प्रथा क्या है, भारत के अलग अलग क्षेत्रों से दास भर के लाए जाया करते थे और जो अंग्रेजी जमींदार हुआ करते थे, जो अंग्रेज जमींदार थे जिनके पास बहुत बहुत बड़े क्षेत्र का नियंत्रण था ज़मीनों पे, उनके क्षेत्र में किसान काम करते थे। तो ये क्या है, वे दास बना कर कहीं से ले आए लोगों को इकट्ठा करके और दास के रूप में बेगारी कराया करते थे। ठीक है, हमारे भारत के संविधान में भी इस बात को क्या, बेगारी को समाप्त किया गया है। ठीक है, वो इसलिए ही तो क्योंकि ये चीज़ें हमने झेल ली हैं पहले। तो देखिए गवर्नर जनरल को एक विधि आयोग नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल जो था उसे एक विधि आयोग बनाने का अधिकार दिया गया और उसी का परिणाम था कि प्रथम विधि आयोग की स्थापना उसी के आधार पर की गई, जिससे विधियों का संहिताकरण किया जा सके, अर्थात विधियों को क्या किया जा सके, उन्हें लिस्टेड किया जा सके। आगे देखिए 1853 का एक्ट आता है, 1853 का एक्ट 1853। इस एक्ट में क्या होता है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी से समझ आएगा आपको कि कैसे 1858 के एक्ट में चीज़ें बदलाव में आती हैं। देखिए 1833 का जो एक्ट था उसमें फिर से 20 वर्षों के लिए आगे अधिकार दे दिया कंपनी को कि जाइए फिर से व्यापार करिए, अभी आप उसमें लगे रहिए। तो 1853 का चार्टर अधिनियम है, ये चार्टर यानी कि संसद से पास होकर आया है। इस अधिनियम के द्वारा कार्यपालिका और विधायी शक्तियों को अलग अलग कर दिया गया, यानी कि एग्जीक्यूटिव, क्या एग्जीक्यूटिव और आपकी ये क्या है, विधायिका, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव कार्य दोनों अलग कर दिए गए। कैसे? भारतवर्ष के लिए एक अलग विधान परिषद बनाई गई, पूरे भारत के लिए एक अलग लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, विधान परिषद की स्थापना की गई और बंगाल के लिए एक नया लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया, अर्थात बंगाल का शासन चलाने के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया गया। और पूरे भारत के लिए 1833 के एक्ट में क्या था, गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो इसमें एक 1833 में फिर क्या ले आए, एक परिषद ले आए और इस परिषद का काम क्या था, कानून बनाने का, अर्थात भारत के लिए कानून अब यही बनाएगी। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन कौन शामिल हैं, ये बहुत खास है आपके लिए एग्जाम के लिए, चाहे आप हिस्ट्री में पढ़ें चाहे पॉलिटी में। देखिए विधान परिषद में कितने सदस्य होते हैं, 12 सदस्य होंगे। उनमें एक होगा कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ का मतलब है सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होगा। दूसरा गवर्नर जनरल होगा, यानी कि जो आपका गवर्नर जनरल है, और एक गवर्नर जनरल की परिषद के 4 सदस्य होंगे। तो कितने हो गए, 4 ये हैं और 1 और 2 और 4 ये प्लस 4 बराबर 6, तो 6 तो ये हो गए। और 6 सभासद, सभासद का मतलब काउंसलर, विधान परिषद के सदस्य होते थे। अब ये 6 कौन है, इन 6 सदस्यों में एक बंगाल के मुख्य न्यायाधीश हैं, एक कोलकाता सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश हैं और बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा 4 प्रेसिडेंसी, देखो 1, 2, 3 और 4, इन 4 प्रेसिडेंसी के
और कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश और बंगाल के सीजेआई चीफ जस्टिस, सॉरी आई नहीं सीजे बी कह सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ बंगाल, इन 4 प्रांतों के प्रतिनिधि, तो 6 ये हो गए। तो 6 ये और 6 ये, तो कितने हो गए विधान परिषद में? 12 सदस्य हो गए। इस प्रकार सर्वप्रथम भारतीय विधान परिषद के क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत प्रारंभ किया गया। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व क्या है? बंगाल है, मद्रास है, मुंबई है और आगरा है। ये क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व भारतीयों के लिए नहीं है, ये क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का मतलब उस प्रेसिडेंसी से भी लोग आएंगे क्षेत्रीय स्तर पर और केंद्र में सेवा देने के लिए, कानून बनाने के लिए अपनी भागीदारी देंगे। विधान परिषद का मुख्य कार्य देश के लिए विधि बनाना था, ये बात मैंने बता दी। विधान परिषद द्वारा पारित कोई भी विधेयक बिना गवर्नर जनरल की अनुमति के पारित नहीं माना जाएगा, चाहे फिर वो परिषद में उपस्थित हो या परिषद में उपस्थित ना हो, और वो उस पर वीटो भी कर सकता था। जैसे राष्ट्रपति का आज का है, भारत का राष्ट्रपति विधेयक पे वीटो कर सकता है। अर्थात यहाँ पे जो परिषद बनी है ये संप्रभु नहीं है, ये भी इस पे कौन वीटो कर सकता है? वो गवर्नर जनरल चाहे तो इसे उस पर साइन ना करे और इसे विधि बनाने से रोक सकता है। ठीक है, तो इसमें बस एक बात और छोटी सी बची है इस अधिनियम में, और क्या था देखिए, इस अधिनियम ने सबसे पहले भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना करी। ये बात सबसे खास है कि भारत में सबसे पहले विधानमंडल की स्थापना इनके ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल का बनी 1853 के अधिनियम में। ठीक है, विधि निर्माण सर्वप्रथम सरकार का विशिष्ट कार्य माना गया। अर्थात अब सरकार का क्या काम है? विधि निर्माण का। धीरे धीरे सत्ता सेंट्रल गवर्नमेंट में बदलती जा रही है, देखना। ठीक है, इस अधिनियम ने कंपनी के निदेशक से भारत में की जाने वाली नियुक्ति संबंधी शक्ति को छीन लिया। अर्थात जो निदेशक मंडल था, गवर्नर जनरल की परिषद के ऊपर जो बैठता था, बोर्ड ऑफ निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थे, उनसे नियुक्ति के संबंध में जितने अधिकार थे वे छीन लिए, और इससे क्या हुआ? उनकी शक्ति कम हो गई। तो जो पुनिया हैं वे क्या कहते हैं कि भारतीय शासन को सम्राट को, यानी कि भारतीय शासन को सम्राट को हस्तांतरित करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया। कब? 1853 में ही, 1853 में ही। 1857 के विद्रोह ने तो इस प्रक्रिया को केवल तीव्रता प्रदान करी थी। 1857 के जो अधिनियम था, सॉरी जो 1857 की जो क्रांति थी, उसने तो केवल उसे तीव्रता प्रदान करी थी, नहीं तो ये काम तो 1853 में ही दिखाई देने लगा था कि अब सत्ता धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इसके आगे 1857 की क्रांति तो हम इसमें नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो हमारे मतलब का नहीं है, वो हिस्ट्री का पार्ट है। इसमें पढ़ेंगे हम 1857 की क्रांति के बाद में 1858 का एक्ट आएगा और भारत को, पूरे भारत को पूरा ब्रिटिश बना दिया जाएगा। अर्थात भारत भारत नहीं रहेगा, भारत ब्रिटेन हो जाएगा, और सत्ता सीधे कहाँ से कंट्रोल होगी? ब्रिटेन की संसद से। ठीक है, अब वायसराय की गवर्नर जनरल की जगह कौन बैठेगा? वायसराय बैठेगा, और सारे अधिकार कहाँ चले जाएंगे? ब्रिटेन की संसद के पास। तो बने रहिए हमारे पास, पॉलिटिक्स की नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे जल्दी ही। धन्यवाद।